तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल एनडीए की डेट सिलेक्शन लिंक आ चुकी है आपके एसएसबी के लिए और मुझे लगता है कि जबरदस्त आपने तरीके से अपने डेट को डिसाइड कर लिया है। लेकिन कहते हैं डेट केवल डिसाइड करना काफ़ी नहीं है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो डेट आपने डिसाइड कर रखी है उस डेट के लिए आखिर आपकी तैयारी और आपका परफॉर्मेंस किस हिसाब से जा रहा है। ऑब्वियसली आज जितने भी हमारे एनडीए एस्पिरेंट हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, बिकॉज हर वो बारीकी, हर वो अहम चीज़ जो पूरे एसएसबी के दौरान ज़रूरी होगी। आखिर आपका रिटन का स्कोर क्या रहा है और रिटन के स्कोर के आधार पर आप एसएसबी में कितना स्कोर करेंगे और फाइनली आप मेरिट लिस्ट का हिस्सा बन पाएंगे। आखिर 900 का एसएसबी का मार्किंग सिस्टम क्या है सर, कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, क्या बॉर्डर लाइन केस होता है, बहुत सारी टेक्निकल पहलुओं को आज के सेशन में हम उठाने वाले हैं और हर वो बारीकी आपको बताएंगे कि बीइंग एनडीए एस्पिरेंट आखिर आप अपनी सफलता को कैसे सुनिश्चित करें और कैसे सिक्योर करें। तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तेजी के साथ बढ़ते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ। और मैं बिल्कुल फिर से एक बार स्वागत करना चाहूंगा कैप्टन सर, स्वागत है सर एक बार फिर से शो में। एंड ऑब्वियसली सर बीइंग एनडीए एस्पिरेंट जबरदस्त एक्साइटमेंट है सर देश में इस समय। 8207 कैंडिडेट्स क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन और बच्चों ने फटाफट सर डेट को भी डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं चाहूंगा कि सर इनके अंदर जो थोड़े थोड़े भ्रम हैं, जो क्वेश्चंस उन्होंने लगातार मेरे को इस बीच भेजे हैं, मैं आपसे उनको जानना चाहूंगा। और सर इस समय बच्चे किस तरह से कैसे फोकस करें जिससे अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएं। तो सर मैं चाहूंगा सबसे पहले स्टार्ट यही होना चाहिए कि बीइंग एनडीए एस्पिरेंट अभी एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को क्या और किस तरह से सब तैयार करना चाहिए खुद को। सर बिल्कुल 3-4 चीज़ों पर एनडीए स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दे नीड टू बी वेरी मच कंफर्टेबल विद लैंग्वेज। तो अपनी भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ बनाइए, चाहे वो लिखने में हो चाहे बोलने में हो। दे नीड टू बी वेरी मच कंफर्टेबल। राइट सर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, देयर आईक्यू लेवल। राइट सर। दिमाग से तेज होना चाहिए एक यंगस्टर, खुले दिमाग का। यू शुड हैव अ ब्रॉड विजन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर जनरल अवेयरनेस, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू। आप उसको पढ़ते ज़रूर रहें, अपने आप को अपडेटेड रखें कि करंट में क्या चल रहा है। और चौथी चीज़ है थोड़ा सा लाइवलीनेस, जो बहुत बड़ा मसला है सर एनडीए स्टूडेंट्स के अंदर जी। कि ये लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। वो स्ट्रेस से बाहर आए, ये लोग खुश होकर काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा कर ले जाएंगे। अभी पॉइंट ये बनता है सर बच्चों का, जैसा कि एक भ्रम लगातार चल रहा है। बच्चों ने जैसे कुछ लोगों ने सर आर्मी के लिए सेलेक्ट किया, कुछ लोगों ने एयरफोर्स के लिए, कुछ लोगों ने नेवी के लिए। तो टेक्निकली सर इनका सबसे डेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं एसएसबी के इन बच्चों की फर्स्ट डेट तो सर देखिए सितंबर में आई गए हैं इनके लिए जी। तो आर्मी के लिए सितंबर है, एयरफोर्स और नेवी उससे पहले बुला ले रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पास बोर्ड्स कम होते हैं। दैट मीन तो वो लोग को हम मान के चल सकते हैं अगस्त जो है 3rd वीक या 2nd वीक से भी। जी बिल्कुल सर। दे आर गेटिंग, ऑब्वियसली आपने डेट सेलेक्ट भी कर रखी होगी इस समय। सर बच्चों का रिटन का स्कोर, अब वो तो सर जो होना था वो हो गया। दैट मीन एक रिटन के स्कोर से ही आर्मी के लिए सेलेक्ट हुए, एयरफोर्स के लिए भी हो गए, नेवी के लिए हो गए। अब सर एसएसबी में इनको क्या स्कोर करना है? क्या एसएसबी का जो स्कोर होगा उसमें इनका कहाँ तक रोल है, या कुछ बोर्ड के प्रॉपर पैरामीटर्स हैं सर जिसके आधार पर इनको स्कोर मिलता है? और वाकई में अपनी कहते हैं ना कि कट ऑफ लिस्ट में अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या मार्किंग सिस्टम है सर, थोड़ा आज इस पर नज़र डालें। सर देखिए 3 असेसर होते हैं जैसे इनके पास। वन इज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वन इज साइकोलॉजिस्ट एंड वन इज जीटीओ। तीनों असेसर के पास 300 नंबर होते हैं इनको देने के लिए। 900 टोटल, 900 मार्क्स का एसएसबी जो होता है। राइट सर। बट दे आर गिविंग मार्क्स आउट ऑफ 225। ओके। वो 75 नंबर अभी उन्होंने रोक रखे हैं, रिजर्व होते हैं। रिजर्व होते हैं। तो मार्किंग 225 से होती है। और जो सिलेक्शन स्केल होती है उसमें 10 ग्रेड्स होते हैं। 10 ग्रेड्स, हाँ। तो 10th इज द पुअरेस्ट वन एंड 1 इज द बेस्ट वन। तो पुअरेस्ट में मान लीजिए एक ब्रैकेट बना दिया, इतने नंबरों को बांट दिया है, जैसे 0 से लेके 22 तक वो ग्रेड 10 हो गया। ठीक है। उसके बाद 23 से 45 तक, राइट, ये ग्रेड 9 हो गया। तो ये 225 में ग्रेड बन रहे हैं सर। जी जी, राइट सर। फिर उसके बाद 46 से लेकर के 67, 46 से 67 जी, ये ग्रेड 8 है। ओके। अब ये ग्रेड 8 तक जितने कैंडिडेट होंगे ये क्लियर ड्रॉप कैंडिडेट होते हैं। ओके। ये फेल केसेस हैं ग्रेड 8 तक जो कैंडिडेट्स तो पहली कोशिश तो इनको ये करनी चाहिए कि 67 से नीचे ना आए किसी में इनका, जी, है ना। वो केसेस तब होते हैं जब आप बेसिक लेवल एप्टीट्यूड भी नहीं दिखा पा रहे हैं। जैसे हम लोग जीटीओ की बात करते हैं तो पहले जो 4 टास्क हैं लीडर लेस टास्क जी, तो अब जब वो खराब हो जाता है कैंडिडेट का तो वो 67 से नीचे है। ओके। ग्रुप बिहेवियर अच्छा नहीं लगा उसका जी। क्योंकि देखिए सर होता क्या है ना, ये यंगस्टर्स क्या करते हैं पहले 4 टास्क में, ये पहले टास्क से ही अपना सिलेक्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले 4 टास्क में इनको सिलेक्शन से ज्यादा एप्टीट्यूड दिखाना जरूरी है। राइट सर।
तब ये 67 के नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, नहीं ये बात तो सर जीटीओ के लिए लागू हो रही है, क्या साइकोलॉजी और इंटरव्यू में भी इसी तरह का क्राइटेरिया? सर उसमें देखिए क्या होगा कि जैसे टीएटी पहला टेस्ट है जी, वो बेसिक टेस्ट है साइकोलॉजी। राइट सर। तो टीएटी में अगर मान लीजिए 12 में से 7 या 8 स्टोरी लो लेवल आइडिया लिख रहा है जी, तो फिर उसको 62 से 67 से नीचे मिल जाएगा नंबर, तो वो बाहर चला जाएगा। राइट सर। तो यही पैरामीटर सब में होता है? सब में। अब 68 से 89 जी, ये आएगा ग्रेड 7, ग्रेड 7। 90 से 111 जी, ये आएगा ग्रेड 6, 6 की कैटेगरी में। ठीक है। और फिर 112 से लेकर के 134 है, 135 से लेकर के 156 है, जी, 157 से लेकर के 178 है, 179 से 201 तक है, फिर 202 से लेकर के 225 तक है। ऐसे 225 को पूरे 10 ग्रेड्स में बांट दिया गया है। अभी 6th वाला पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड आर 90। 225 में से देखिए सर बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है सिलेक्शन बोर्ड की इनसे। राइट सर। 40%, 225 में से 90 इनको मिल जाता है तो ये पास हो जाते हैं। मतलब 40%, जिस तरीके से रिटर्न को हम कह लें कि इनको 40% पे जो है सफलता मिल जा रही है, इन द सेम वे एसएसबी में भी आप 40% पे ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल 40% पास है सर, क्लियर पास है। क्लियर पास है। अब ये तीनों असेसर जब कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो पहले साइकोलॉजिस्ट ने अपना नंबर बताया, इनकी पूरी असेसमेंट बताई कि कौन कौन से फैक्टर्स में कमी दिखी है, क्या क्वालिटीज इनके अंदर कम लग रही थी, एंड how many marks I would like to give him. Similarly, GTO will give him marks. Interviewing officer. अब ये तीनों का मिला करके अगर ये 240 के नीचे रह जाता है तो श्योर शॉट आउट केस है, तो वो क्लियर आउट केस है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता है, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएगा। अच्छा, तीनों का मिला करके 90 सिंस पासिंग है तो 270 अगर हो गया, 270 या इससे ऊपर, वो कैंडिडेट खुद पे खुद पास है, वो क्लियर पास है, क्लियर कट पास है जी। दैट मीन 270 तक का स्कोर क्लियर कट पास, क्लियर कट 90। और सर वो जो 75 मार्क्स वाली बात थी वो किस पर्पज के लिए होती है सर? वो ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बीच का मसला फंसेगा सर। कुछ कैंडिडेट्स होंगे तो 240 से 270 के बीच में रह जाएंगे, दे आर कॉल्ड बॉर्डरलाइन केस। उनको कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा। देन प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड इनवाइट अदर असेसर्स टू कम अप फॉर डिस्कशन, बट देयर ऑल्सो अ कंडीशन लाइज। अगर किसी असेसर ने 67 से नीचे दिया है तो वहां डिस्कस नहीं होगा, या जल्दी डिस्कशन के लिए कोई लोग एग्री नहीं करेंगे जी। तो 67 से ऊपर हो तीनों असेसर के मार्क्स और 240 टच कर लिया हो तो ये डिस्कशन में आ जाएंगे। चलिए सर, मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, एंड एक प्रॉपर क्लैरिटी अब आपको मिल चुकी होगी। अभी तक एक बड़ा लंबा भ्रम एंड डाउट पड़ा हुआ था, जिसको समझ गए होंगे आप और समझ पा रहे होंगे। 90 का एक आंकड़ा आपको लेके चलना है। क्या सर वो जब डिस्कशन होता है तो जो हमारे एसएसआर के पास 75 का पॉइंट रहता है, क्या वो मार्क्स वो उनमें से देते हैं या डिस्कशन के बाद ही बच्चे को बिना मार्क्स जो है इंक्रीज किए भी अंदर ले लिया जाता है बॉर्डरलाइन केसेस को? नहीं सर, इनका जो फाइनल रिजल्ट आता है जी, जैसे जब ये लास्ट में एसएसबी के मार्क्स जब इंटरनेट पे देखेंगे तो वो अलग नंबर दिखाई देंगे, जो बोर्ड ने दिए वो अलग दिए हैं। ओके। तो इनका जो फाइनल स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव लेवल। बोर्ड 675 नंबर जो दे रहे हैं जी, उसमें से इनको ये प्रेजेंट लेवल है इनका। ओके। जो बोर्ड में इन्होंने परफॉर्म किया है जी, 225 नंबर 75 तीनों के मिले तो 225 हो गए। ये 225 ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स होते हैं। ये इनको दिया जाएगा जिस पे 3-4 चीजें इनके मायने रखती हैं। व्हाट इज देयर एज, व्हाट इज देयर एजुकेशन, व्हाट इज देयर सोशल स्टेटस, व्हाट इज देयर इकोनॉमिकल स्टेटस। क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड कभी दो कैंडिडेट को कंपेयर नहीं करेगा सर। ओके। वो एक लड़का मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा है, राइट, और एक लड़का ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, तो दोनों को कभी कंपेयर नहीं किया जाएगा। जो लोअर सोशल स्टेटस से आ रहे हैं उनको हमेशा वो चीज़ कंसीडर की जाएगी। जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जितने भी गांव के बच्चे हैं, हमारे देहात के बच्चे हैं, छोटे कस्बों शहर से आते हैं, उनमें एक अक्सर बात होती है कि सर हम कंपेयर किए जाएंगे जो वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से आ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलिंग से बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सर ने आपको एक क्लैरिटी दे ही दी यहाँ पे कि आप इंडिविजुअल वॉच किए जाते हैं और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, उसके लिए बिल्कुल नहीं मायने रखता है कौन कैसा है, क्योंकि आपको किसी जैसा नहीं बनाने आए हैं, वो आपको एक फौजी बनाना चाहते हैं और एज इंडिविजुअल ही ले जाके आपको उस लय में उड़ाल पाएंगे और आपको बना पाएंगे। तो आप इस बात को लेके बिल्कुल ना डरे, अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड स्कोर्स पे आपको क्या करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए।
ये तो रही बात सर स्कोर को लेके, मुझे लगता है कि देश को बहुत अच्छे से क्लैरिटी सारे बच्चों को मिल पा रही होगी। अब जर्नी शुरू होती है कि सर एक बेटर स्कोर लाने के लिए जो 90 का आंकड़ा सेट हो रहा है सर, ऑब्वियसली स्क्रीनिंग को लेकर थोड़ी सी बात करूंगा, फिर साइकोलॉजी में मैं जानूंगा सर कि आखिर 90 या 95 कैसे स्कोर हो, इंटरव्यू में भी समझने की कोशिश करेंगे सर, हम जीटीओ में भी समझने की कोशिश करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं सर 10+2 लेके बड़ी क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि आज इनके हर डाउट्स को हम खत्म करें स्टेप बाय स्टेप, जिससे ये फोकस होकर केवल प्रिपरेशन पे ध्यान दें, बल्कि किसी तरह के भ्रम में ना आने पाए। स्क्रीनिंग राउंड तो सर सेम है, स्क्रीनिंग राउंड किसी तरह का मार्किंग, स्क्रीनिंग राउंड में सर सफलता का बेस क्या होता है, क्या वहाँ भी कोई मार्किंग सिस्टम है, या जो वहाँ 3 एसेसर बैठे हैं, क्या सर उसका ओवरऑल आउटलुक होता है? सर बिल्कुल OIR के मार्किंग्स होती हैं, और OIR सबसे अच्छा होना चाहिए इनका। ओके, अगर OIR 4 और 5 है किसी का, तो वो मोर ओवर स्क्रीनिंग इन नहीं होता है, बहुत मुश्किल है उसको स्क्रीनिंग इन करना। तो OIR 1 2 3 भी तब जब इंग्लिश बहुत अच्छी है। ओके, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर नरेशन। स्टोरी का नरेशन बहुत, अगर ज़रूरत पड़े तो ये अपनी कहानी को थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपने लिखा है वही बोलें। एग्जैक्टली। रिक्वायर्ड चेंज आप लाना चाहते हैं, बिल्कुल ले आइए कहानी के अंदर, मगर आपका जो बोलने का लहजा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कहानी दूसरों के लिए बोलते हैं तो वो इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। बहुत ज़्यादा ओवर एलैबोरेट ना करें अपने नरेशन को, बहुत कॉम्प्रेस्ड कोशिश करिए कि 40-45 सेकेंड में अपना नरेशन खत्म हो जाए। जी। जब डिस्कशन आएगा तो उसमें ग्रुप बिहेवियर मतलब एक्सेप्टेंस, दूसरों की कहानी को आप गलत मत साबित करिए, आप दूसरों की कहानी से कुछ अच्छे आइडियाज को ऐड करिए और कॉमन स्टोरी की तरफ बढ़िए, उससे फायदा मिलेगा। तो ये क्या होता है ना सर कि स्क्रीनिंग में जब जाएंगे तो इनके ज़्यादातर डिस्कशन वही होते हैं कि कितने कैरेक्टर देखे, कितना ये हो गया। ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं होता है, डिस्कशन का मुद्दा है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि कंक्लूजन की तरफ जाएं, हम कॉमन स्टोरी की तरफ जाएं, वो फायदा है। बहुत बड़ी बात कही सर ने, और एक्चुअली सर इस एज में ये दिक्कत होती भी है कि हम कई चीज़ों को हाइपोथेटिकल जोन में ले जाते हैं और हमें सर एक ट्रेन कर दिया जाता है, आप कह सकते हैं कि सर हमें कोच कर दिया जाता है, बस ऐसे 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 करना है सर। और इस दौरान कहीं ना कहीं अब सर ये हैं छोटे ही बच्चे एक्चुअली, तो इनको जैसा कोच कर दिया गया सर वो जाके वैसा करने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, और मेजर कलसिफ परिवार बिल्कुल कैप्टन सर के अंडर गाइडेंस में जो है एक बेहतरीन टीम आपके साथ, साइकोलॉजिस्ट की, जीटीओ के, इंटरव्यूइंग ऑफिसर की, जो जम के आपको गाइड करेंगे और हर सिनेरियो पे बेहतर बनाएंगे। और हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे दहाड़ रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन में रियल ग्राउंड मिलेगा, रियल प्रैक्टिस मिलेगी, हर चीज इंडिविजुअल बेटा मैसेज करेंगे और समझने, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है कि जब आप हमारे एकेडमी का हिस्सा बनते हैं तो किसी भी कीमत पे सफलता दिलाना, आपको स्क्रीनिंग करना, आपको साइकोलॉजी में जो है बेहतर कराना और फाइनली कॉन्फ्रेंस तक ले जाके वो आपका ड्रीम पूरा कराना, ये हमारा भी ड्रीम है और इंडिया में हम इस चीज़ को डेडिकेटली कर रहे हैं। तो सर बहुत अच्छी बात आपने स्क्रीनिंग को लेकर कहा कि सबसे पहली चीज OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। सर बच्चों को प्रैक्टिस नहीं मिलती है, कोई एनालाइज करने वाला नहीं होता है और ये एक भ्रम में जीते रहते हैं कि हम तो सर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, हमारा OIR बढ़िया ही होगा, बट अमूमन सर इसके अपोजिट रिजल्ट हमेशा देखने को मिले हैं। एंड वी डू द बेस्ट, और हम बिल्कुल फोकस्ड हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हर कैंडिडेट कहीं ना कहीं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का हिस्सा बने। और मुझे लगता है कि बेहतर प्रैक्टिस और गाइडेंस के माध्यम से और फीडबैक के माध्यम से ही ये चीज कर पाना संभव है। तो सर कितना OIR प्रैक्टिस हम लोग बच्चों को करा देते होंगे, और क्या सर इस बार बार प्रैक्टिस एनालिसिस से बच्चों में सुधार देखने को मिलता है? सर बिल्कुल सुधार देखने को मिलता है सर जी। ऐसे केसेस थे जो पहले रिकमेंड हुए हैं जी, पीछे, अभी एक ऋतिक लड़का हुआ था, राइट सर, आपने इंटरव्यू भी लिया अभी, उसका पिछले 2 बार से OIR 4-5 में अटक जाता था वो जी, और उस वजह से वो आउट हुआ बच्चा, लास्ट में फाइनली रिकमेंड हुआ। जब वो लास्ट जा रहा था तब मैंने देखा कि उसको, और इंटरेस्टिंग सर NDA में वो आउट हुआ और TS में रेकमेंड हुआ, जहां की सबसे ज्यादा कम चांसेस है, ज्यादा भीड़ है, डायरेक्ट एंट्री है, बट OIR बेहतर होने से सर वो अच्छा कर पाए। इवन सर ऋतिक ने भी इस बात को बड़ा प्राउडली एक्सेप्ट किया था कि सर दैट वाज द मिसिंग पार्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को लगता है मेरे को सफलता नहीं मिल रही थी, बट इस बार उसने उस चीज़ को गेन किया सर। तो OIR के प्रैक्टिस से हम उनको बेहतर कर सकते हैं सर। नाउ वी कम टू द सर पार्ट ऑफ PPT। जैसे स्क्रीनिंग में बड़ा डर रहता है कि सर स्क्रीन इन होंगे कि नहीं हो, क्योंकि आगे की जर्नी तो आगे की है। बहुत अच्छी बात सर आज आपने ऐड की कि कहीं ना कहीं नरेशन एक मौका होता है आपके पास अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से रखने का, और ड्यूरिंग द डिस्कशन जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है वो इसी बात को लेके होता है कि लीडरशिप देखनी है,
ग्रुप बिहेवियर देखना है, और आपने जैसे कहा कि हमें सोल्यूशन की ओर बढ़ना है, हमें कंक्लूजन की ओर बढ़ना है, हमें कॉमन स्टोरी की ओर बढ़ना है, बल्कि अपना अपना पक्ष अलग अलग रख के हीरो बनने का जरूरत नहीं है। आपको एक सेंसिटिव लीडरशिप को वहां पर रिप्रेजेंट करना है। और मुझे लगता है कि सर बार बार प्रैक्टिस से, ग्रुप बिहेवियर से, इन्वॉल्वमेंट से ही ये चीज़ जज की जा सकती है। और कहीं ना कहीं मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि एकेडमी की ट्रेनिंग में पूरा प्रोसेस है कि हम उसी तरह ग्रुप बिहेवियर में आपको एसेस करते हैं और एग्जैक्टली आपको गाइड करते हैं कि कैसे बेहतर करना है। ये तो रही सर स्क्रीनिंग की बात। अब स्क्रीनिंग के बाद शुरू होती है सर इनकी रियल जर्नी। अब बच्चों को ऑब्वियसली सर कॉन्फ्रेंस इन होना है और फाइनली वो अपना ड्रीम जीना चाहते हैं। साइकोलॉजी को भी लेके सर कुछ मिथ हैं, इंटरव्यू को लेके भी कुछ मिथ हैं सर, और जीटीओ को भी लेके मिथ हैं। मैं दो बातें रखूंगा सर। सबसे पहले वो जो मिथ है उनको मैं पूछूंगा सर, और ये जो 90 का स्कोर है इसके लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी पे आ जाते हैं सर। तो टैट, वैट, एसआरटी और एसडी की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है सर कि स्कोर 90 के अबव जाए। और मिथ सर ये है कि इन्हें हमेशा लगता है कि स्टोरी में कुछ बहुत कमाल कर देना है हमें, ऐसा जो कि जो है एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। तो सर क्या है एक्चुअली साइकोलॉजी टेस्ट और कैसे बेहतर स्कोर करें बच्चे? स्टोरी बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए। स्टोरी में देखिए दो चीजें होती है, एक बैकग्राउंड जो दिखाया गया है पिक्चर में जी, और जो एक्शन, जो सिचुएशन दी गई है जिसमें कैरेक्टर इन्वॉल्व है। जब तक आप इन दोनों को कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक आपकी स्टोरी लॉजिकल नहीं होगी। एनी स्टोरी विच कम्स आउट विद अ क्रिएटिव आइडिया और ओवर क्रिएटिव आइडिया एंड इट रिमेन्स लेस लॉजिकल, एफर्ट्स नहीं है उसमें, अप्रोप्रिएट एफर्ट्स नहीं है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया है, इनके पास क्लियर रीजन नहीं है उस काम में डालने का। भाई कोई आपका कैरेक्टर किसी काम में इन्वॉल्व है तो उसका कोई कारण तो होगा, बिना कारण के तो कोई काम नहीं करता है। राइट सर। और ये लोग क्या करते हैं, ये कारण नहीं लिखते हैं, एफर्ट्स नहीं लिखते हैं, तो ये विशफुल आइडिया बन जाता है, वेग आइडिया बिल्कुल, कि हवा में बात हो रही है। अच्छा सर, एक टेक्निकल पॉइंट भी है कि जब आप अपना पीआईक्यू फॉर्म भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा व्यक्तित्व, तो क्या साइकोलॉजी में सर पीआईक्यू फॉर्म भी एक साइकोलॉजिस्ट वॉच करता है कैंडिडेट का? बिल्कुल होगा जी। साइकोलॉजिस्ट डोजियर खोलने से पहले इनका पीआईक्यू फॉर्म पढ़ेंगे। ओके। इनके पीआईक्यू फॉर्म पढ़े बगैर वो असेसमेंट कैरी नहीं हो सकती है। कौन सी जगह से आ रहा है, अब देखिए जैसे कोई गांव से आ रहा है लड़का, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लड़के के अंदर एग्रीकल्चर या गांव की परिस्थितियों के सिचुएशन जल्दी आएंगे। वो बड़ी बातें नहीं सोचेगा। अगर गांव से आ रहा है, गांव की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, घर का इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा सा पीछे जा रहा है, और उसके बाद वो बड़े बड़े क्रिएटिव आइडिया लिखे जा रहा है फिल्मी स्टाइल में। फिल्मी स्टाइल, तो समझ में आ जाता है कि इसका आइडिया नहीं है, ये कैरिड आइडिया है, कुछ और ही लेकर के चल रहा है अपने दिमाग में। वेरी राइट सर। तो बहुत सही बात आप कह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं जो पीआईक्यू फॉर्म है वो भी सच्चाईपूर्ण होना चाहिए। कभी कभी सर बच्चे पीआईक्यू फॉर्म को भी कॉपी कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पुट लॉट ऑफ थिंग जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। सर इसका प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। अक्सर सर एकेडमीज में जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, मतलब आई एम टेलिंग वट एवर क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम देयर साइड सर, तो वो मैं आपसे रखता हूँ, बिल्कुल नेचुरल छात्र की तरह पूछने लगता हूँ कभी। तो सर क्या होता है, हम क्लास में आते हैं सर, और क्लास में क्या होता है कि हर प्रोफाइल के बच्चे होते हैं, हर स्टेट के होते हैं, हर तरह से होते हैं। तो पीआईक्यू में सर अच्छी अच्छी हॉबीज़ लिखते हैं, अच्छी अच्छी जो है एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज़ लिखते हैं, अच्छे अच्छे इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, अमूमन जिनसे हम ओतप्रोत भी नहीं होते हैं, और एक इन्फ्लुएंस अमंग द ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा हॉबी रखना है, ऐसा गेम रखना है, ऐसा इंटरेस्ट रखना है, तभी आप वहाँ पे एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो अमूमन सर उस चक्कर में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे उन इंटरेस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज़ को वहाँ पे भर देते हैं सर, जो एक्चुअल में उनकी ज़िंदगी में उन्होंने खेला ही नहीं होता है, किया ही नहीं होता है सर, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सर उनके ऊपर गलत आ जाता है, क्योंकि फिर सच्चाई वहीं से क्या हो जाती है। तो सर पीआईक्यू फॉर्म में मतलब हम ये ऑनेस्टली कह सकते हैं सर कि जो सच है वही वहां पे फिल किया जाए। बिल्कुल सर, अपने हिसाब से पीआईक्यू फॉर्म, देखिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं पीआईक्यू फॉर्म कैसे भरा जाए जी, लेकिन पीआईक्यू फॉर्म आप कैसे किसी को बिना देखे बोल सकते हैं कि कैसे भरा जाए? और ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, एक लड़का अलग अलग ग्राउंड से आ रहा है। वेरी राइट सर। तब तक आप पीआईक्यू फॉर्म उस बच्चे से भरवाइए, राइट सर, और फिर देखिए कि ये कहाँ गलत, क्या रिक्वायर्ड चेंज है इसके। एग्जैक्टली, वो तो आप कर सकते हैं जी, मगर आप कहें कि आप मेरे अनुसार भरेंगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला, उल्टा वो बाहर चले जाएगा। तो सर एक क्वेश्चन बन रहा है बच्चों की तरफ से कि सर आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं, मॉक सेशंस होते हैं कैंडिडेट्स का, आप देखते भी हैं, ठाकुर साहब जब लेते हैं, कमाल ठाकुर सर, तो सर बच्चों के पीआईक्यू सामने आते होंगे, तो क्या ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं सर कि उनके पीआईक्यू उनकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं? सर बनावटी दिखते हैं बिल्कुल, तो सर उन्हें करेक्ट किया जाता है। आप इंटरव्यू में कोई लड़का आता है, उससे कहते हैं कि ओके यू हैड better career options in your life. Okay. Why you want to join Indian Army or why you want to join armed forces? पहली चीज उसके मुंह से निकलती है सर, it gives adventurous life and exposure and especially for the Air Force, pride and honor. अच्छा, अब उसका पीआईक्यू फॉर्म उठा के देखिए, कभी गेम्स नहीं खेला है,
एनसीसी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये एडवेंचर का ख्याल उसके दिमाग में आया कहां से? ये ख्वाबी चीज बात कर रहा है, वो कुछ और ही समझ करके एडवेंचर को भी उसने एडवेंचर बना दिया। तो मसला ये है सर इनके साथ। अच्छा, हॉबीज की बात देखिए सर, किसी को ट्रेन करके नहीं बनाया सकता। राइट सर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कैप्टन मनोज पांडे, बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत बड़ा चक्र विजेता है। राइट सर। और उनकी हॉबी थी बांसुरी बजाना। ओके। कोई बहुत बड़ी हॉबी नहीं, सही है, नॉर्मल है। वो बांसुरी जो उनकी मदर ने 2 रुपए की खरीद के दी थी, 22 साल तक वो बांसुरी उनके पास रही जी। ठीक है, रोज बजाते थे, रख देते थे। वो कारगिल वॉर में गए, उससे पहले अपने घर में छोड़ गए। आपने स्टोरी हमें बताई थी कि घर में छोड़ आप के गए। देखिए सर कि ये हॉबी नहीं, कितनी ये भी एक हॉबी है और ये हुनर है। रिकमेंड हुए। राइट सर। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको पीछे छोड़ दिया है या उन्होंने अपनी काबिलियत को दिखाया नहीं कहीं पर। राइट सर। लेकिन आप जब उस दिन बनावटी बात करेंगे, उस दिन वो समझ में आ जाती है बात की यार ये कुछ विशफुल आइडिया है। गांव का लड़का है सर, आप उससे पूछो ओके टेल मी योर डेली रूटीन, हाउ डू यू स्पेंड योर डे। ओके, अब वो उसकी बात शुरू हो जाती है, मैं दौड़ने जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। फादर का इकोनॉमिकल स्टेटस देख रहे हैं कि 6,000 रुपए महीना कमाते हैं जी। छोटी सी जमीन है, आप घर में सबसे बड़े हैं जी। आप जॉगिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अपने फादर की हेल्प नहीं करना चाहते। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई लड़का ये कहता है ग्रामीण क्षेत्र का कि सर मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, थोड़े से जानवर है मेरे घर में, उनको पानी वानी देना पड़ता है, पानी चारा करता हूँ। दिस इज समथिंग रियल सर, दिस इज समथिंग रियल। फिर मैं थोड़ा दौड़ने चला जाता हूँ। दौड़ना जरूरी है, ठीक है आप जाइए, मगर उससे पहले घर के भी तो काम करेंगे। उसके बाद फिर हाँ लौटते समय मैं खेतों में चला जाता हूँ, थोड़ा अपने फादर की मदद करता हूँ। और मुझे लगता है सर ये कितना सच है, और शायद इस चीज़ को कहने से आप कितना गर्व महसूस करेंगे और एक कितना ओरिजिनल और रियल इम्पैक्ट आप क्रिएट करेंगे अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। और आपसे वो कुछ भी पूछेगा उस चीज़ के विषय में आप कॉन्फिडेंट होंगे उस चीज़ का जवाब देने के लिए। सर यंगस्टर अभी ये बहुत कम उम्र के होते हैं, 17-18 साल की एज है, और इस कम एज में ये अपनी सच्चाई से भागना शुरू कर देते हैं। कितना खराब इंप्रेशन है, कितना खराब इंप्रेशन है। ठीक है, ये अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं जी। इनको ऐसा लगता है क्लास में बैठ करके कि इतने सारे लोग हैं, मैं अगर अपने आप को गांव से बताऊंगा, मेरी फैमिली कंडीशन है, इसके लिए घबराने की क्या जरूरत है? वो सच है भाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से आसान क्या ऑप्शन मिल सकता है, एग्जाम्पल क्या मिल सकता है सर? वो भी तो इकोनॉमिकल स्टेटस उनकी लाइफ में तो हर्डल नहीं बना। राइट सर। तो ये हमेशा उसी सिंपैथी में घूमते रहते हैं। और जब बार बार ये लोग ऐसी बात करते हैं, हर स्टोरी में देखिए 12 स्टोरी में से 4, 5, 6 बार वो लिखता है ही कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। ये क्या समझ में आ रहा है कि ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, इसका बिहेवियर है। एग्जैक्टली। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य था सर, अभी डिस्कशन ही हो रहा था। तो एक बच्चे का जो है माँ का नाम, जैसे गांव में सर पहले नाम रख देते थे, कमला देवी, विमला देवी, फूलपति, चन्नो, मुन्नी देवी, लाइक समथिंग नेम सर पहले ज़माने में रखा जाता था। उसको अपने माँ का नाम लेने में भी कष्ट हो रहा है कि सर दिस इज़ नॉट अ वेरी वेरी नाइस नेम, हाउ आई प्रोनाउंसिएट दिस। तो बड़ा सर इंटरनली मुझे दुख होता है कि ये आप हैं सर, सही बात है। और ये आदमी देश का फौजी बनेगा जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया और किसी लायक बनाया, आप उनके नाम लेने में इस तरह से घबरा रहे हैं? अरे यार वो आपकी सच्चाई है, आप जो भी हैं जैसे हैं बेहतर हैं, और आप आ रहे हैं और आप उसी तरह रहिए, तभी हम आपको लाके और बेहतर बना पाएंगे। अपनी सच्चाई को जो एक्सेप्ट ना करे सर, और अपनी सच्चाई पे जो ना टिके, वो कैसे इस देश का फौजी बन सकता है? तो बी नेचुरल एंड जेन्युइन। आज सर हमारा डिस्कसन थोड़ा सा अलग मोड पे चला गया बिकॉज हम बहुत क्लोजली जा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, बिकॉज सर बहुत बड़ा मॉब है सर इस देश का, बहुत बड़ा क्राउड है सर जो वाकई में इस बैकग्राउंड से आता है सर। उसमें एक अलग सा डर बना हुआ है। आई नो स्मार्ट लोगों को तो सब ट्रेन कर रहे हैं सर, वो अलग रिसोर्सेज से कर भी ले रहे हैं, बट इनमें एक अलग तरह का फोबिया है सर, और हमें सर इस चीज़ को खत्म करना है और इन्हें ये समझाना है कि आप जो हैं जैसे हैं आप खुद को एक्सेप्ट करिए, और जैसे आपके एक्सपीरियंसेस जिंदगी के रहे हैं उन्हीं रियल एक्सपीरियंसेस को लाने का कोशिश करिए हर चीज़ में, चाहे वो साइकोलॉजी का टेस्ट हो, चाहे आप ड्यूरिंग इंटरव्यू हो, या फिर आप जीटीओ सीरीज में जा रहे हो। अब देखिए सर, इसमें एक चीज़ है कि ये किस गलतफहमी में ऐसा काम करते हैं जी। इनको ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट हो जाएंगे तो हमको सिलेक्शन चाहिए। ये सिलेक्शन के चक्कर में परफेक्शन के पीछे भागते हैं। सिलेक्शन बोर्ड कभी परफेक्शन नहीं चाहता है, ये पहले गलतफहमी अपने मन से निकाल दे। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं जो सिलेक्शन बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। आप सिलेक्शन बोर्ड भी ये देखता है कि व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज अ यंगस्टर, पीआईक्यू फॉर्म का क्या मायने है। देखिए
वो ये देखते हैं कि इसके जीवन में कितने अवसर आए हैं अभी तक, व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज वन यंगस्टर केम आउट इनटू हिज लाइफ, और उसके बाद उसमें से अवेल कितना किया है, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज हैड बीन अवेल्ड बाय देम। अब ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए अलग अलग है सर। कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, मान लीजिए बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो वो बास्केटबॉल कंपटीशन करेगा, वो बाकी और चीज़ों में भागीदारी कर सकता है। गेम्स, राइट सर। गांव का लड़का है, वो हो सकता है किसी छोटे गेम में चला जाए, कबड्डी का कोई कंपटीशन हो रहा है, लॉन्ग जंप खेल रहा है, लॉन्ग जंप कर रहा है, बस इसमें भी वो अपॉर्चुनिटीज तो है। और ये ओलंपिक्स के गेम है, तो वो उसने अवेल किया कि नहीं किया। अब फिर दूसरी चीज है कि अगर वो कहीं मिस भी हो गई, चलिए मान लीजिए 100% तो देखिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज अवेल करके नहीं पहुंचता है लाइफ में, वहां तक सभी से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। तो जो उससे मिस हुई है वो क्या जानबूझ के की गई है, इंटेंशनल मिस था, या फिर वो सर्कमस्टांशियल मिस था। तो अगर सर्कमस्टांशियल मिस है, गलती बस हो गया, वातावरण नहीं मिला आपको, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो फौज स्वीकार करेगी आपके लिए। नहीं, बहुत बड़ी बात है सर। और मुझे लगता है इस चीज़ को इनको बड़ी आसान भाषा में समझना चाहिए कि आपका जो ये सर्कमस्टांशियल और इंटेंशनल मिस है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियाँ रही हैं तो कोई बात नहीं है, बट आपने इंटेंशनली वो चीज़ की, और ये सर पता चल जाता है आपका बैकग्राउंड, आपका लाइवलीहुड, आपका ओवरऑल जो है अपब्रिंगिंग, आपका फिनेंशियल स्टेटस, सब कुछ बताता है कि सर्कमस्टांशियल इश्यूज हुए आपके जिंदगी जिस वजह से आप ये नहीं कर पाए, या इंटेंशनली आप करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे उस चीज़ को। इंटेंशनल मिस जो होता है ना सर, ये लापरवाही दिखाता है किसी यंगस्टर की कि ये लापरवाह किस्म का इंसान है। एग्जैक्टली। सर्कमस्टांशियल मिस मतलब आपका जो परिस्थितियां नहीं थी हो गया, मगर उसके बाद भी आपका IQ लेवल बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें एक परिस्थिति भी बनती है सर तो कि IQ लेवल अच्छा है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। और एक परिस्थिति बनती है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर से स्टार्टिंग में आपसे वो सराउंडिंग ही पूछता है कि आप किस जिले से आ रहे हैं, क्या भाषा है, कौन सी भाषा बोली जाती है, कितने ज़िले में लोग हैं, कौन विधायक है, कौन MP है, क्या ऐसा एग्रीकल्चर जो है परफॉर्मेंस किस तरह से अच्छी है आपके यहाँ, हिस्टोरिकल कोई रीज़न है, रिलीजियस कोई चीज़ बेहतर आपके यहाँ, एक बेसिक क्वेश्चन जनरेट होते हैं सर। अब इसको तो सर हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सर्कमस्टांशियल मिस है, हाँ, ये तो आपका इंटेंशनल मिस है, क्योंकि आप अपडेट ही नहीं होना चाहते थे, अपडेट नहीं, आप में वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है ही नहीं, जायज बात है, कि आप अपनी सराउंडिंग को ऑप्ट कर सकें। अब इसके लिए सर किसी स्पेशल बुक में भी स्टडी की जरूरत नहीं है, ये तो आपका कितना अटेंटिवनेस, और फौजी का मतलब यही होता है कि आप कितने अटेंटिव अपनी सराउंडिंग को लेके। तो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको जवाब देना आना चाहिए। अच्छा सर, अब इंटरव्यू के दौरान जब एक बच्चा, स्पेशली अब ज़्यादा बात हो रही है तो थोड़ा गांव स्तर ले रहा हूँ मैं बार बार, लाइक सर कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम सच अ, मतलब मान लीजिए छोटे शहरों से आ रहा है सर, उस बैकग्राउंड से आ रहा है, तो क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर की एक्सपेक्टेशन उससे होती है सर? वो भी तो एक समझदार इंसान है कि लाइक हिज कमिंग नॉट फ्रॉम द कॉन्वेंट बैकग्राउंड स्कूलिंग सर, ये हिंदी बैकग्राउंड से आया हुआ है बच्चा, तो क्या सर उसके सिनेरियो, एक्सपेक्टेशन, नजरिया सर अलग नहीं होता होगा इनको देख करके? बिल्कुल अलग हो जाता है सर। इनको इंटरव्यूइंग ऑफिस में बुलाने से पहले वो पहले बैठ करके आपका PIQ फॉर्म पढ़ेंगे पूरा, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या है आपके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं अभी तक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितनी भागीदारी है आपकी, ये सब चीज़ें वो पढ़ करके और फिर बुलाते हैं आप। और सर सब कुछ दिखता है वहाँ पे, तो इस चीज़ को लेके एक जो घबराहट बनी हुई है कि हमारा जो है कंपैरिजन किससे करने, वो किसी से किसी को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आपका अपना इंडिविजुअल व्यक्तित्व और वही देखने की वहाँ कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें कितने सच्चे, कितने अच्छे और कितने अलर्ट रहे हैं, दैट्स ऑल अबाउट। तो ये सर इनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस पहलू। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया, नेचुरल होने की पूरी जर्नी हम लोग काफ़ी डीप बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। फाइनली सर लेट्स कम टू द GTO पार्ट। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे हम लोग। GTO के अंतर्गत सर क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी और क्या आधार बनेगा बेहतर स्कोर हो जाने का? क्योंकि कई कंडीशंस बनती हैं सर। एक जगह है जहाँ ग्रुप में आपको ग्रुप होने को बहुत बोलने का मौका नहीं मिला, भीड़ थी तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में आप बहुत ज़्यादा लीड नहीं कर पाए उस तरह से जैसा करना चाहिए था। तो सर क्या एक GTO के सामने एक अच्छा इम्पैक्ट बनाने का, एक बेहतर स्कोर पाने का सर क्या रणनीति और क्या नज़रिया होना चाहिए कैंडिडेट के अंदर सर? पहले वाले जो 4 टास्क हैं सर इनके, उसमें सिलेक्शन ना ढूंढे। दैट मीन बेसिक सीरीज जो हमारी बेसिक सीरीज है, बेसिक सीरीज होती है सिर्फ एप्टीट्यूड दिखाने के लिए, और ग्रुप टास्क है सारा का सारा। ग्रुप बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर अगर वहाँ 3 चीज़ें आती हैं सर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कॉपरेशन लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टेबिलिटी लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ये 3 चीज़ें अगर शुरू के 4 टास्क में इन्होंने संभाल ली, जिसमें कॉपरेशन बहुत, GTO के साथ मसला यही है सर कि जब वो किसी को बाहर छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं,
तो आम तौर पे वो रिमार्क में लिख देते हैं फैक्टर 2 इज़ वेरी लो, ग्रुप कोऑपरेशन। फैक्टर 2 अगर लो जीटीओ ने लिखा है तो फिर आपको कोई रिकमेंड नहीं कर सकता जल्द। दूसरा, फिर आप नॉलेज कहाँ पर दिखाइए भाई, आपके पास जब अकेले काम, इसके बाद इनका जब इंडिविजुअल वर्क आने शुरू होंगे, कन्फर्मेटरी टास्क आएगा। तो कन्फर्मेटरी टास्क में लास्ट कमांड टास्क तक पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट जीटीओ डिसाइड कर लेते हैं कि किसको रिकमेंड करना है, किसको नहीं करना है। अगर बेसिक एप्टीट्यूड आपके अंदर है और आगे अगर 19-20 हो भी जाता है किसी लड़के से, तो भी आप ये मान के चलिए कि उसको पहले से ड्रॉप नहीं माना जाएगा। उसको 70-72 नंबर दे करके, 75 नंबर दे करके रोक लिया गया है कि चलो कॉन्फ्रेंस में देख लेंगे, बॉर्डर लाइन केस बनाते हैं इसको। अगर डिस्कशन में आ सकता है तो सोचा जाएगा। और पूरी कोशिश ये जीटीओ की रहती होगी अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अगर ग्रुप बिहेवियर ठीक है। अब देखिए कितने सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, उनको लगता है कि ग्रुप में सबसे अच्छा मैं बोलता हूँ, और वही लास्ट में पता चलता है कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि उसका जो कोऑपरेशन लेवल है वो बहुत वीक। वो उसी ग्रुप में अपने आप को ज़्यादा बेहतर मान बैठा। और कहते हैं लीडर खुद को बेहतर नहीं मानता है बल्कि पूरी टीम को बेहतर बना के आगे बढ़ता है। वो पूरे ग्रुप का काम है, वो अकेले का काम नहीं है। वो अकेले का काम समझ लेता है, वहीं गलती कर देता है। आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में गए हैं, आप ग्रुप डिस्कशन में हैं, आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में हैं, तो लाजमी सी बात है कि आप जो है वो कहते हैं ना ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है। तो जब सब जगह ग्रुप इन्वॉल्व है और आप ग्रुप को मान ही नहीं रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। वो गलत है। नहीं, बहुत बढ़िया सर, मुझे लगता है कि ये एक अहम पहलू है। अक्सर बच्चों का भी एक पॉइंट रहता है सर कि ड्यूरिंग जीटीओ जब बच्चे ऑब्स्टिकल्स करते हैं सर, तो उस दौरान इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का सर क्या महत्व है? क्या हम इंग्लिश में बोले ज़्यादातर या हिंदी में भी बोल के सर हम टास्क को कर सकते हैं? मिक्स कर लीजिए सर, बिल्कुल आसान भाषा में अपने ग्रुप को समझाइए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बात भी करते हैं तो सिलेक्शन के लिए बात करते हैं। ये ग्रुप के लिए बात ही नहीं करते कभी भी। ये सब कुछ प्लान पहले करके रखते हैं। हाँ, ये एक फ्रेम के अंदर चलना है हमें, ये बोलना है, ये बोलना है। अच्छा, उसकी ज़रूरत है या नहीं है ये भी नहीं पता है। आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, वो कितना कंफर्टेबल फील करेंगे उस बात को लेकर के, वो इनसे मतलब नहीं है। सर ये बच्चों का भी दोष नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सर इस तरह से ट्रेनिंग होती है इनकी सर कि उसी तरह से वो बिल्कुल प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलने लगते हैं। और इस दौरान कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि कहाँ किस मात्रा में क्या ज़रूरत है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का कॉमन सेंस ही ये खो देते हैं। और लाजमी सी बात है कि जब वो चीज़ आप में नहीं दिखेगी तो भाई पागल लीडर तो कहीं का नहीं होगा। लीडर वही बनेगा जो बैलेंस होगा, सेंसिबल होगा और अप टू द मार्क होगा अपने हर लोकेशन एंड पोजिशन पे। और ऐसा कुछ नहीं कि रॉकेट साइंस कर देना है। इट्स अ जर्नी ऑफ टेस्टिंग जहां आपको एक नेचुरल परफॉर्मर के तौर पे ये क्या है सर, ये लोग नॉलेज के ऊपर जाना चाहते हैं। नॉलेज में एसएसबी का सेकंड स्टेज इंटरेस्ट है। पहला इंटरेस्ट आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इट इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। अब नॉलेज तो इनके पास वैसे ही बहुत है सर। यूपीएससी अगर इनको यहाँ तक सिलेक्ट करके भेज रही है तो क्वेश्चन मार्क नहीं तो है। फिर उससे बड़ी तो एग्जामिनिंग बॉडी भी नहीं है इंडिया के अंदर। और जब यूपीएससी आपकी नॉलेज चेक करके भेज रही है तो आर्मी जो है वो दोबारा आपकी नॉलेज नहीं चेक करेगी, वो आपका बिहेवियर चेक करना चाहती है और बिहेवियर गड़बड़ निकलता है। बहुत बढ़िया सर। तो मुझे लगता है तीनों स्टेज ये बेहतर ढंग से समझ पाए हैं और सबसे पहले स्टेज को तो और बेहतर इन्होंने समझा। अभी बड़ा फोबिया सर कॉन्फ्रेंस राउंड को भी लेके रहता है कि सर जब हम कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हैं तो वहाँ कितना टाइम मुझे लगा, किसी का कम टाइम, किसी का एक अलग तरह का मिथ। और सर वो आजकल नए नए चैनल्स के एक्सपर्टाइज भी आ गए हैं जो बैठ करके इस तरह का प्रवचन भी देते, मेरा तो ज़्यादा टाइम लगा था, तुम्हारा तो कम टाइम लगा है। और अंदर एक अलग कौतूहल चलती रहती है कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर जब बच्चे बैठे हुए होते हैं। इस सिनेरियो के दौरान एक बच्चे का कैरेक्टर रोल कितना मायने रखता है सर, और कैसे खुद को बच्चे वहाँ पे काम क्वाइट रखते हुए सर अपने आप को प्रोजेक्ट जो करना था वो आप कर चुके हैं 4 दिन तक। 5वें दिन तो सिर्फ आपका रिजल्ट ही आना है। 5वें दिन कोई टास्क भी नहीं होता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि पहले 4 दिन अच्छे गुजरे आपके। आपको जो काम बताया गया, जो आपके असेसर्स ने आपको दिया है, उसको अपनी क्षमता भर आपने किया है तो रिजल्ट आपके मुताबिक आ जाएगा। आपने टीम पर विश्वास किया है जीटीओ के अंदर, आपने टीएटी के अंदर आपकी स्टोरी थोड़ा रियलिस्टिक, विशफुल आइडियाज़ नहीं लिखे हैं, नेगेटिव बातें नहीं की हैं आपने। डब्ल्यूएटी में आपने स्ट्रेस को हैंडल कर लिया है, एसआरटी आपने ठीक कर ली हैं। कभी 60 एसआरटी के पीछे भागने लग जाते हैं, 45 करिए आप, मगर वो क्वालिटी अच्छी रखिए। डीआईपीआर भी खुद ही कहती है सर, जहाँ से टेस्ट बनता है वो ये कहते हैं कि एक एवरेज माइंडसेट का, हेल्दी माइंडसेट का यंगस्टर 30 मिनट में 45 सिचुएशन हैंडल कर सकता है। तो आप 60 के पीछे मत भागिए, आप 45 करिए, अच्छी करिए। और फिर जो इनके साथ बड़ा मसला आता है कि
जैसे नंबर जब उन्होंने बोले, जो चीज़ कितना टाइम लगा इसकी बात जरा हम लोग कर लेते हैं। तो वहाँ पर जैसे क्लियर ड्रॉप केस है, उस पर डिस्कशन नहीं होना है। क्लियर पास केस है, 270 के ऊपर है तो भी। अब ये बड़े मज़े की बात है कि सर 270 के ऊपर अपने आप पाने वाले कैंडिडेट आज की डेट में बहुत कम मिलते हैं। ये कम है, रेशो बहुत कम है इनका, ठीक है। तो डिस्कशन में जाते हैं, ज़्यादातर केसेस जो रिकमेंड हो रहे हैं वो डिस्कशन में जाएंगे। डिस्कशन में मान लीजिए 250 नंबर लड़के को मिला है। अब हम चाहते हैं कि तीनों लोग डिस्कस करके और 270 तक इसको ले जाया जा सकता है या नहीं जाया सकता है। इनका OIR वहाँ रोल प्ले करेगा। अब OIR 1 है कैंडिडेट, तो लोग खुशी खुशी नंबर बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसका IQ लेवल अच्छा है, इसकी ग्रास्पिंग अच्छी है, ये सीख लेगा और ये ऑप्ट कर लेगा हर चीज़ को। अगर OIR खराब है, OIR 3 केस है, तो ये नंबर बढ़ाने से पहले हिचकिचाहट होगी। ये डिस्कशन थोड़े लंबे भी हो सकते हैं और इनके लिए 10-15 मिनट 20 मिनट थोड़ा टाइम लगेगा डिस्कशन का। जब ये आएंगे तो इनसे भी सवाल ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि कौन सा फैक्टर कॉमनली हमने देखा कि इसके अंदर कमी दिख रही है, उस फैक्टर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाए। मुझे लगता है कि एक मौका वो भी होता है खुद को प्रूव करने का। तो SSB इज़ ऑल अबाउट कि आपको हर टेस्ट में अलर्ट रहना है और किसी भी मौके पे आपको अनजान नहीं बनना और नादान नहीं बनना है। एक सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल आंसर ही आपको करना है और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है बीइंग अ NDA एस्पिरेंट, आई नो सबसे कम उम्र में सर ऑफिसर कैडर के लिए आप जा रहे हैं इस देश में, तो लाजमी सी बात है कि आपसे एक्सपेक्टेशन भी सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल, मैच्योरिटी की, सिंसियरिटी की इस उम्र में एक्चुअली ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रही है, बहुत सीरियस नहीं। ये लोग सीरियस हो जाते हैं। सिलेक्शन बोर्ड कहता है आप ऑर्गेनाइज्ड रहिए और वो जो चुलबुलापन है वो दिखाई देना चाहिए, वो हंसी दिखनी चाहिए आपके चेहरे से। NDA एंट्री ही सर इनोसेंट एंट्री है। अगर कोई यंगस्टर वो मुरझाया हुआ सा है तो सर कैसे काम चलेगा? और लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रहा है सर ये SSB के लिए, तो इतना ओवर स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होना है, नेचुरल होना है, जेन्युइन होना है। आप जो हैं जैसे हैं अब तक अच्छे हैं। हाँ, टेक्निकलिटीज़ जानना ज़रूरी है, खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम हैं आपकी एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग और उस तरह के फोकस के लिए जहां इंडिविजुअल एनालिसिस आपका करेंगे, चाहे मॉक के माध्यम से हो, ड्यूरिंग आपके साइकोलॉजी टेस्ट में, ड्यूरिंग आपका GTO, हर चीज़ का इंडिविजुअल एनालिसिस होगा और बिल्कुल कोच नहीं होंगे आप, गाइडेड होंगे। और मुझे लगता है कि ये बड़ा कारण बनेगा आपकी सफलता का। सर मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप कि ये सब भी बहुत कुछ सीख पाए होंगे सर। एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। कई बार दूसरे छोर पे हम गए बट अल्टीमेट सब कुछ इनके लिए बेहतर था, सीखना है। आशा करते हैं आप सभी बहुत कुछ बेहतर सीख पाए होंगे और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी आया करिए आप लोग। और हमारा तो प्रयास यही कि लगातार कुछ न कुछ बेहतर बातें हम आपके लिए लाते रहें, जिससे एक सही दिशा और सही गाइडेंस आपको मिले और आप फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। कैप्टन सर, लास्ट में कुछ बात बच्चों के लिए, अभी SSB डेट्स आ चुकी है सर, तो इसमें बड़ी ऊर्जा पॉजिटिविटी की नहीं ज़रूरत है, तो लास्ट में कुछ लाइन सर बच्चों को। सर बिल्कुल, अभी तो इनको तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से तैयारी करिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और खुल के जीना सीखिए। अगर आप ही इस समय स्ट्रेस में जाएंगे तो दिक्कत आएगी। आप अपने आप को बहुत परफेक्ट कोशिश मत करिए साबित करने की, आप जैसे हैं पॉलिश करिए अपने आप को। और बिल्कुल, और थोड़ा भी स्ट्रेस हो तो हमारे पास आइए, स्ट्रेस खत्म करेंगे आपको और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म वो आपके लिए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका बिल्कुल कैंपस में खुले दिल से। बट साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट। फोकस होइए, नई एनर्जी के साथ है और रिटन एग्जाम अगला भी है, तो आपके दो चैलेंजेस साथ में हैं। आपको SSB में भी अच्छा करना और फाइनली आने वाले रिटन एग्जाम में अच्छा करना, और दोनों प्रक्रिया में आपको बेहतर करने के लिए MKC परिवार हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।